नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में डिस्कस करेंगे। यह परीक्षाधाम पब्लिकेशन बुक का 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, 74वां संविधान संशोधन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। परिचय पढ़ेंगे, गठन पढ़ेंगे, चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, सदस्यों की योग्यता के बारे में पढ़ेंगे, कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग के बारे में स्टडी करेंगे, हम सम्मिलित अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे और 18 जो विषय हैं इसमें शामिल उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो 74वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 में पारित हुआ और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति की अनुमति 20 अप्रैल 1993 को मिली। जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है देश में 1 जून 1993 को लागू हुआ। संशोधन के समय तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। संशोधन के समय तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया नया भाग 9A है। संशोधन के समय जोड़ी गई जो अनुसूची है, संशोधन में जो अनुसूची जोड़ी गई वो अनुसूची नंबर 12 है, 12वीं अनुसूची है। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को अनुमति प्रदान कर दी गई। अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था। यह अधिनियम 1 जून 1993 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान में भाग 9A का नाम नगरपालिका रखा गया, जो कि अनुच्छेद 243P से 243ZG में वर्णित किया गया है। नगरीय शासन में 18 विषयों को शामिल किया गया है। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है इसको देख लेते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत है। इस अधिनियम में त्रिस्तरीय नगरीय शासन की व्यवस्था की गई है। नगरीय शासन की व्यवस्था के 3 स्तर हैं। अभी हमने डिस्कस किया नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम। अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगरपालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला नगर पंचायत, यह नगरपालिका की सबसे निचली इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों में होती है, जिसकी जनसंख्या 20,000 से 50,000 के बीच में होती है। नगरपालिका का सृजन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जिसकी जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच में होती है। और जो नगर निगम है इसका सृजन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है। चलिए हम चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो नगरीय क्षेत्र में 3 स्तर पर सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नगरपालिका के अध्यक्षों का चुनाव किस प्रकार होगा इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। नगरपालिका में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से किया जा सकता है। यह तो राज्य की जो सरकार है उस पर निर्भर करता है। स्थानों का आरक्षण, जो आपकी महिलाएं हैं, महिलाओं के नगर पालिकाओं के स्थान में 1/3 का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे। जितनी भी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होगी उसी अनुपात में इनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य विधि के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा तथा अध्यक्ष के लिए भी स्थानों को सुरक्षित करने का प्रावधान कर सकेगा, जिसका आवंटन भी चक्रानुक्रम में होगा। कार्यकाल की बात करते हैं हम, तो नगरीय शासन व्यवस्था में संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष के पूर्व भी उसका विघटन किया जा सकता है। विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व चुनाव करा लिए जाने चाहिए भाई, वरना बहुत देर हो जाएगी। यदि कार्यकाल 6 महीने से अधिक का बचा है तो शेष कार्यकाल के लिए नगरपालिका का गठन होगा, लेकिन कार्यकाल जो 6 माह से कम का समय होगा तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे, उसको ऐसे ही कंप्लीट कर लिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग को देख लेते हैं। तो नगरीय शासन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और नगरपालिका के सभी निर्वाचकों के संगठन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है या निहित होगा। नगरपालिका के चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 ZA में वर्णित है, मीन्स इसके तहत किया जाता है। 243 ZA। इस कार्यकाल के लिए राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, आयुक्त, ये आयोग नहीं, आयुक्त है, आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार के आधार पर पद से हटा सकते हैं। इस प्रक्रिया में, जिसकी प्रक्रिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जैसे ही है। ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं उठा सकते हैं या हटा सकते हैं। वित्त आयोग, जिसका वित्त आयोग देख लीजिए। नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन 243Y के तहत किया गया है। 5 वर्ष के बाद राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन होगा। यह अपना प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को देगा। वित्त आयोग निम्न मामलों में अपनी सिफारिश देगा: राज्य द्वारा लाए गए करों, पथ करों व शुल्कों का नगरपालिका और राज्य के मध्य वितरण होगा। नगरपालिका को सौंपे जाने वाले करों से संबंधित विषयों पर वित्तीय स्थिति सुधारने के संबंध में और अन्य ऐसे सभी विषयों जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित करेंगे, उसमें ये सिफारिश देगा। नगरीय प्रशासन में शामिल 18 विषय कौन कौन से हैं? नगरीय योजना, शहरी योजना बनाना, भूमि उपयोग और भवनों का निर्माण करना, आर्थिक और सामाजिक विकास करना, सड़क और पुल का निर्माण करना, घर और उद्योग में जल की आपूर्ति करना, स्वच्छता, सफाई तथा कूड़ा करकट का प्रबंध करना, अग्निशमन सेवा प्रदान करना, नगरीय वानिकीय पर्यावरण संरक्षण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण करना, गंदी बस्तियों में सुधार करना, नगरीय निर्धनता में कमी करना, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल का मैदान इत्यादि की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि करना मीन्स उसमें वृद्धि करना, कब्रिस्तान और शवदाह स्थल की व्यवस्था करना, पशु तथा जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना, लोक सुख सुविधा, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप की व्यवस्था कराना, बधशालाओं तथा चर्म शोधशालाओं का विकास करना, जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण करना। अब हम नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद और उनके प्रावधान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 243P में परिभाषा दी गई है। 243Q में नगर पालिकाओं का गठन के बारे में बताया गया है। 243R में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में डिस्कशन किया गया है। 243 में वार्ड समितियों आदि का गठन के बारे में वर्णन किया गया है। 243T में स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। 243U में नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में बताया गया है। 243V में सदस्यता के लिए निर्धारिताएं, इसकी जानकारी दी गई है। 243W में नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। 243X में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उसकी निधियां बताई गई हैं। 243Y में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 243Z में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा की गई है। 243
ZA में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचित चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। 243 ZB में संघ राज क्षेत्र को लागू होने के बारे में बताया गया है। 243 ZC में इस भाग में कतिपय क्षेत्रों को लागू न होने का वर्णन किया गया है। 243 ZD में जिला आयोग के लिए समिति के बारे में वर्णन किया गया है। 243 ZE में महानगर योजनाओं के लिए समिति का वर्णन किया गया है। 243 ZF में विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहने के बारे में बात की गई है। 243 ZG में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। चलिए हम नगरीय स्थानीय निकाय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भारत में इस प्रकार की 8 नगरीय स्थानीय निकाय हैं। इसमें है पहला नगर पालिका, दूसरा नगर निगम, तीसरा छावनी बोर्ड, चौथा टाउन एरिया कमेटी, टाउनशिप, विशेष उद्देश्य एजेंसी, अधिसूचित क्षेत्रीय कमेटी और न्यास पतन। कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ देख लीजिए क्या है, एग्जाम टिप है ये, इसको ध्यान में रखिएगा आप। पटवारी परीक्षा 2017 में इस विषय में भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ज्यादा मध्य प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। इसी आधार पर इस बुक का निर्माण किया गया है, मतलब इसको ध्यान में रखा गया है कि 2017 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी में रिसर्च करके इसको आगे बढ़ाया गया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समाहित किया गया है। तो इसलिए बहुत शानदार बुक है, इसको आपको अच्छे से स्टडी करनी है। अहम नगर पालिका, फर्स्ट जो है नगर पालिका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो नगर पालिकाएं होती हैं वो कस्बों या छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती हैं। इसका जो गठन है राज्य विधानमंडल द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत की संसद द्वारा किया जाता है। नगर पालिका को नगर परिषद, सिटी म्युनिसिपल, म्युनिसिपल बोर्ड, वारो म्युनिसिपल या वारो म्युनिसिपालिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को 20 से 40 वार्डों में विभाजित किया जाता है। इसके सदस्य पार्षद कहलाते हैं। परिषद का प्रमुख नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, जो नगर पालिका प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसको कार्यकारी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष की सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, यह राज्यों पर छोड़ दिया गया है। परिषद तथा समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर पालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CMO को होती है। इसको होती है CMO। चलिए हम बात करते हैं नगर निगम की। तो संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसद के अधिनियम तथा राज्यों के नगर निगमों का गठन राज्य विधानमंडल के द्वारा होता है। नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कार्यकाल कितना होगा, यह विषय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। महापौर की सहायता के लिए एक उप महापौर की भी नियुक्ति की जाती है। महापौर महानगर का प्रथम नागरिक होता है। महापौर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदस्य को स्थगित कर सकता है। सॉरी, इसमें ये सदस्य नहीं, ये सदन है, ठीक है। जो महापौर नगर निगमों की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा सदन को स्थगित भी कर सकता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 16 नगर निगम और 2 प्रस्तावित नगर निगम हैं। नगर निगम आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, जो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।
छावनी बोर्ड परिषद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो छावनी बोर्ड का गठन जो होता है केंद्र सरकार द्वारा छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? 2006 के अंतर्गत किया जाता है। छावनी अधिनियम 1924 को निरस्त कर दिया गया था तथा इसका स्थान छावनी अधिनियम 2006 ने ले लिया। छावनी बोर्ड पर रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होता है। वर्तमान में देश में जो देश भर है उसमें कुल टोटल 64 छावनियां बोर्ड हैं। कितनी बोर्ड हैं? 64 छावनियां बोर्ड अवेलेबल हैं। एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित व नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि नामांकित सदस्य पदेन सदस्य उस स्थान पर लंबे समय तक के लिए रहते हैं। सेना अधिकारी जिसके प्रभाव में छावनी होती है, परिसर का अध्यक्ष होता है और सभा की अध्यक्षता करता है। परिसर के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। छावनी बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए एक कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। छावनी बोर्ड को जनसंख्या के अनुसार 4 इकाइयों में व्यक्त किया गया है। श्रेणी 1, श्रेणी जो फर्स्ट है वो 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान में होती है। श्रेणी 2 10,000 से 50,000 तक की जनसंख्या में होती है। श्रेणी 3 2500 मीन्स 2,500 से 10,000 तक की जनसंख्या में होता है और श्रेणी 4 2,500 से कम जनसंख्या वाले स्थान पर होता है। भारत के प्रमुख छावनीय नगर कंटेनमेंट टाउन के बारे में बात करते हैं तो अंबाला, जालंधर, महू, मेरठ आदि हैं। एरिया कमेटी नगरीय क्षेत्र समिति के बारे में डिस्कस करते हैं तो इस समिति का गठन छोटे शहरों में प्रशासनिक दृष्टि से किया जाता है। यह नगरपालिका का अर्ध नगरपालिका प्राधिकरण है। इस समिति की स्थापना राज्य के विधानमंडल द्वारा एक अलग कानून के तहत की जाती है। हम टाउनशिप या नगरीय क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं तो इसका गठन सार्वजनिक उपक्रम की बनी कॉलोनियों के लिए होता है जिसमें उन उपक्रमों के कर्मचारी रहते हैं। यह कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों की सुविधा प्रदान करता है। इसमें प्रशासन की देखरेख के लिए नगर प्रशासन नियुक्त किए जाते हैं। इसके सदस्य तकनीकी और गैर तकनीकी होते हैं। इसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। यह केवल उपक्रम की नौकरशाही संरचना का रूप है। तो विशेष एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। जो विशेष उद्देश्य एजेंसी है उसमें विशेष उद्देश्य एजेंसी का गठन राज्य सरकार के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इन एजेंसियों को कार्य आधारित स्थानीय निकाय भी कहा जाता है। ये एजेंसियां जो हैं स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है, जैसे परिवहन बोर्ड, आवासीय निर्माण बोर्ड, विद्युत आपूर्ति बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर सुधार ट्रस्ट, शहरी विकास प्राधिकरण, जलापूर्ति एवं मल निकासी बोर्ड। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जो वैधानिक नगर है, वैधानिक नगर वे सभी स्थान जहां पर नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड या नोटिफाई एरिया कमेटी है वह वैधानिक नगर कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम नोटिफाइड एरिया कमेटी या अधिसूचित क्षेत्र समिति। ये वे क्षेत्र हैं जो नगर पालिकाओं के गठन के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते हैं, किंतु औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण जब होता है तो यहाँ का जो विकास वो तेजी से हो जाता है। जैसे जमशेदपुर की बात करें, इसका गठन राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। इन्हें अधिसूचित क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों को नगर पालिका के समान अधिकार प्राप्त होते हैं और सरकार द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों को इस क्षेत्र के लिए नामांकित किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये बात। अब हम पोर्ट ट्रस्ट या न्याय पत्तन के बारे में बात करते हैं। तो जो न्याय पत्तन का गठन है संसद के अधिनियम द्वारा होता है। इसमें निर्वाचित और नामित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं।
इसका एक अधिकारी अध्यक्ष होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पत्तनों की सुविधा व प्रबंधन तथा नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। भारत के प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट है। जो सभी बंदरगाह हैं, सभी प्रमुख बंदरगाह का प्रबंधन वर्ष 1963 के अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं नगरीय स्थानीय शासन में सुधार हेतु गठित समितियों के बारे में। तो नूरुद्दीन अहमद समिति जो है 1963 से 1965 के बीच इसने वर्क किया। नगर पालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु इसको गठित किया गया था। एपी जैन समिति 1963 to 66 ग्रामीण शहरी संबंध हेतु बनाई गई थी। रफीक जाकरिया समिति जो है 1963 में शहरी स्थानीय निकायों के वित्त आपूर्ति हेतु बनाई गई थी। गिरजापति मुखर्जी समिति 1974 नगरीय प्रशासन के बजट सुधार हेतु बनाई गई थी। के.एन. सहाय समिति जो है वह 1982 में इसका गठन किया गया था। नगरीय स्थानीय संस्थाओं और नगर निगमों के शक्तियों का जो विधियां हैं उसके लिए स्थापित की गई थी। सी.ए. कोरियन समिति 1985 to 88 शहरीकरण रिपोर्ट हेतु इसको बनाया गया था। यहाँ के.एन. सहाय समिति को एक बार और देख लीजिए। 1982 नगरीय स्थानीय संस्थाओं और नगर निगमों की शक्तियों एवं विधियों के संबंध में स्थापित की गई थी इसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया या ये हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।